रेदान बहुत ही बेदर्दी के साथ सोफिया के नर्म गुलाब जैसे नाजुक पतले होठों को लगातार चबा रहा था। सोफिया के नाजुक मुलायम होठों से खून बेतरतीब से निकल रहा था। वहीं अद्वैत जोनस से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक जानवर जैसा आदमी उनकी बेटी पर उनकी नज़रों के सामने जुल्म कर रहा था। वो गुस्से में एक झटके में अपनी बेटी को गले लगाए अद्वैत से रेतान से दूर कर देते हैं। वहीं रेदान एकदम से गुस्से में आ जाता है, जैसे उसके होठों से कुछ बहुत ही अजीज चीज किसी ने दूर कर दी हो। वहीं सोफिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके आंखों आंसू बर्दाश्त से बाहर थे। अद्वैत जोनस अपनी बेटी को गले लगाए उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से, बच्चा शांत हो जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। फिर रैदान की आंखों में आंखें डालकर, और मैं आपको ये हक नहीं देता कि आप मेरी बेटी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करें। मैं इस शादी को नहीं मानता, तो चले जाएं यहाँ से। बोलते हुए वो रुमाल निकाल सोफिया के नाजुक मुलायम होठों से बहते हुए खून को धीरे धीरे साफ करने लगते हैं। वहीं सोफिया की आंखों में एक बार फिर से मोटे मोटे आंसू भर जाते हैं। वहीं रेदान एकदम से गुस्से में आ जाता है और सोफिया को उनसे दूर कर तो अपने गले लगाते हुए एक हाथ से उसे होल्ड कर उनकी आंखों में आंखें डालकर, डोंट यू डेयर मिस्टर अद्वैत जोनस, आप शायद भूल रहे हैं मैं कौन हूँ, जिसकी नोक पर दुनिया रहती है। तुम उसी से उसकी अजीज चीज़ को छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो शादी हुई है भरी महफिल में, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। वहीं उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर सोफिया का दिल की धड़कनें एकदम से थम जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास एकदम शांति हो चुकी हो। वो कांप रही थी धीरे धीरे। वहीं उसकी कपकपाहट महसूस कर रेतान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा जाती है। वो एक झटके में सोफिया को कंधे पे टांगे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो गार्ड से घिर चुका था। अद्वैत राणा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अपनी बेटी को बचाने के लिए। वहीं सोफिया की आंखों से लगातार आंसू की बरसात हो रही थी, जैसे ये बरसात थमना ही नहीं चाहती। रेदान सोफिया को लेकर बाहर आता है। बाहर आसमान में बादल घिर चुके थे और तेज हवाएं चल रही थी, पर रेदान की आंखों में जो आग थी वो शायद ही अब थमने वाली थी। रेदान गाड़ी में लगभग सोफिया को पटकते हुए अंदर बैठाता है और खुद अंदर बैठकर तेज आवाज में, विला चलो। कुछ ही देर बाद आसमान में अंधेरा छा चुका था, बिजली जोरों से चमक रही थी, और वहीं उनकी गाड़ी एक खूबसूरत से विला के पास आकर रुकती है। टायर के घिसने की आवाज़ के साथ गाड़ी एकदम से रुक जाती है। वहीं सोफिया ने अभी तक कोई हरकत नहीं करी थी। उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रुकी हुई थी। जहाँ रेदान का हाथ बार बार सोफिया की थाई पर चल रहा था, वहीं सोफिया एकदम जम चुकी थी। रेदान उसे एक झटके में गाड़ी से बाहर निकाल सीधा अपने कमरे की तरफ ले जाता है। सोफिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसकी सांस रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ज़रा सी सांस भी ली तो रेदान शायद उसके साथ कुछ गलत करेगा। रेदान एक झटके में सोफिया को बेड पर पटक देता है। वो बेड काफ़ी स्पंजी था, जिससे सोफिया 2 इंच ऊपर उठ जाती है और वो डरी हुई नज़रों से रेदान को देखने लगती है, जो अपने कोट को उतार कर वहाँ सोफे पर फेंकते हुए सोफिया के पैर एकदम से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सोफिया की एक तेज चीख उस रूम में गूंज जाती है। वो गहरी सांस लिए डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने आपने रेदान उसके लबों पर उंगली रख मदहोशी में, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, मुझे कुछ और सुनना है। बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिसके साथ ही सोफिया की धड़कनें एक बार फिर से तेज़ हो जाती हैं।
वो अपने गाउन को मुट्ठी में भरे हुए, ये प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दें, ये सही नहीं नहीं है, प्लीज़, प्लीज़। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा काँप रही थी, धड़कनें ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी, अभी के अभी यहाँ से भाग जाना चाहती हो। रेदान वापस उसके पैर पकड़कर खींच देता है, जिससे सोफ़िया पीठ के बल बेड पर गिर जाती है और रेदान उसके दोनों हाथों को एक मुट्ठी में पकड़ बेड पर दबा देता है और वापस उसके होठों पर अपना पहरा लगा देता है। सोफिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके नाजुक हाथ रेतान की गिरफ्त में थे। आंखों से बरसात अभी भी जारी थी और उसका शरीर धीरे धीरे सुर्ख पड़ रहा था। रेतान जहाँ जगह जगह अपने जुनून की बारिश कर रहा था। उस पूरे रूम में तेज चीखें गूंज रही थी, पर रेतान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोफिया रात के ना जाने किस पहर बेहोश हो जाती, पर रेदान बार बार उसके नाजुक होठों पर बैठ कर उसे होश में ले आता। वो कितने बार उसके शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक का फासला तय कर चुका था, पर जैसे आज वो रुकना ही नहीं चाहता था। वो लगातार सोफिया में खोया हुआ था। वो मदहोश था या फिर अपना कुछ और ही निकाल रहा था, जिससे शायद सोफिया बेखबर थी। वो बेभूल अब अपने आप शरीर को उसके हवाले छोड़ खामोशी से लेट जाती है। शायद वो समझ चुकी थी कि कोई उसके साथ शायद वो समझ चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो कितना भी स्ट्रगल कर ले, पर रिदान से नहीं बच सकती। उसने ये शादी कुछ और सोच के करी थी, ताकि वो अपने माँ-बाप को एक अच्छी लाइफ़ दे सके, उनका कर्ज़ा अदा हो सके। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था,